Good morning, all of you. In the first part of the objective chemistry series, we will take out some objective questions related to the following topics, that is mole concept, stoichiometry and the equivalent masses. तो हम ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द लीस्ट, इनमें से किसका वेट सबसे कम है। तो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 24 ग्राम मैग्नीशियम, बी ऑप्शन इज 0.9 मोल NO, सी ऑप्शन इज 22.4 लीटर N2, द लास्ट ऑप्शन इज 10 raised to the power 24 molecules of the oxygen। तो ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इन सभी ऑप्शंस के अंदर से अगर हमारा जो जवाब बताना पड़े किसका वेट सबसे कम है, तो फर्स्ट वाले को तो कैलकुलेट करने की देखो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो 24 मिलीग्राम पहले से लिख रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 0.9 मोल NO। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप सबसे पहले ये करेंगे कि जो NO है उसका आप बी ऑप्शन का हम जवाब निकालते हैं यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलर मास है, मोलर मास NO का वो कितना होता है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NO। तो जो मोलर मास होगा NO का वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज टोटल इज 30। और सिंपल फार्मूला आपके मोल कॉन्सेप्ट का कि द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब जो गिवन मास कैसे निकल जाएगा आपका, तो जो गिवन मास है इन ग्राम, क्योंकि हमें मास ही निकालना है, तो गिवन मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो गिवन कितने हैं 0.9 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 30। तो व्हाट इज द आंसर, दैट इज 27। तो कितना आ जाएगा बोलो, 27 ग्राम इज द आंसर। तो 0.9 मोल होते हैं, 0.9 मोल है NO के, उनका मास कितना है, दैट इज द 27 ग्राम। अब फिर से देख ले, नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन को आप हमेशा कैसे लिखते हैं 714, 7 इज द एटॉमिक नंबर, 14 इज द मास। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं 8 इज द एटॉमिक नंबर, 16 इज द मास। सो दैट इज द रीजन। तो बी पार्ट आपने देख लिया, अब हम सी पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 22.4 लीटर N2 ले रखा है आपके यहाँ पे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फार्मूला अगर हम देखें तो आप कैसे लिखेंगे कि गिवन, जैसे ऊपर अपने मास लिखा था तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन वॉल्यूम। अब ये लीटर के अंदर लिख रखा है यहाँ पे, तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि जो 1 मोल सब्सटेंस होता है, 1 मोल जो सब्सटेंस होता है उसका जो मास होता है वो कितना होता है, उसका जो मास होता है 1 मोल का मास वो मोलर मास के इक्वल होता है। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपके पास क्या निकल जाएंगे, गिवन वॉल्यूम बोलो कितना है, गिवन वॉल्यूम यहाँ पे है 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4। तो बोलो क्या निकल गया, ये आपके पास आ गया 1। ये क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, बोलो क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आप किस में कैलकुलेट कर देंगे, गिवन मास में 1 मोल है, तो आप जानते हैं कि जो 1 मोल है उसका जो मास होगा 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। तो मोलर मास N2 का कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ जो N2 है आपका दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा 28 ग्राम। तो सी का आंसर क्या आ गया 28 ग्राम। बी का आंसर बोलो क्या आया था 27 ग्राम। ए ऑप्शन का आंसर क्या था 24 ग्राम मैग्नीशियम।
अब हम डी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, डी ऑप्शन। तो फिर से आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन है, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स divided by Avogadro's number, Avogadro's number, given number of molecules कितने हैं 24, Avogadro's number कितना होता है 6 multiplied by 10⁻23, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो, अदरवाइज कंप्लीट लिखे तो 6.023 into 10⁻23। तो देखो 23 से 24 कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बच गया ऊपर, और सिर्फ 10, तो आपका कितना आ गया 10/6, ये मोल्स आ गए। बोलो क्या आ गए, ये मोल्स। अब हमें इसको किस में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, मोल्स को कन्वर्ट करना है। अब किसके अंदर, मास के अंदर। तो सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, हमने ऊपर लिखा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो ये आपके पास आ ही गए। अब इसको मास के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, बोलो जो गिवन मास है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो 10/6 है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना होता है 32, देखो 32। तो बोलो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 3 जा 216, तो 160 डिवाइडेड बाय 3, ये मास आ गया। 3 5 जा 15, लगभग 53.3 ग्राम। तो बताओ सबसे कम मास किसका है, ए ऑप्शन में मास कितना था 24 ग्राम, बी ऑप्शन में क्या था 27, फिर सी ऑप्शन में 28, अब आ गया 53.3। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, किसका मास सबसे कम है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपने इसका आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इफ द टू कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे मस्ट हैव, बोलो उनका क्या डिफरेंट होगा। अगर एम्पिरिकल फार्मूला दो कंपाउंड हैं उनका क्या हो, सेम हो, और मोलिकुलर फार्मूला क्या हो, उनका डिफरेंट हो, तो उनका क्या डिफरेंट होगा, उनका मोलिकुलर मास ही डिफरेंट हो सकता है। तो उनका मोलिकुलर मास बोलो क्या होगा, डिफरेंट। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि जो मोलिकुलर जो मास होता है is always equal to n multiplied by empirical mass, empirical mass. Similarly, molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula and divided by empirical formula. तो इन्हीं दो बातों के बेसिस के ऊपर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ द टू कंपाउंड हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कोई दो कंपाउंड है उनका एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है, तो एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट है तो मोलर मास भी डिफरेंट होगा, मींस मोलिकुलर वेट भी क्या होगा उसका, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज CH2O। अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे गिवन है CH2O एंड द मोलिकुलर मास इज 180, व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको बताया था, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है, तो एम्पिरिकल फार्मूला से आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यू विल कैलकुलेट हियर द एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कह दें या एम्पिरिकल मास आप कह सकते हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 2 है हाइड्रोजन, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो आंसर बोलो कितना आ गया, आंसर आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट गिवन क्या है आपके लिए, गिवन है आपके लिए यहाँ पे मोलर मास, मोलिकुलर मास दैट इज 180। और जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड द एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय द एम्पिरिकल मास, n multiplied by empirical mass। तो what is the value of n here, तो n आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, n is equal to मोलर मास, इसको आप डिवाइड कर देंगे मोलर मास को किसी से, विल डिवाइड इट बाय एम्पिरिकल मास।
you will divide it by empirical mass. तो मोलर मास की वैल्यू क्या है, दैट इज 180, एम्पिरिकल मास की वैल्यू क्या है 30। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर इज 6। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये निकाला। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो व्हाट इज द नेक्स्ट रिलेशन हियर इज आफ्टर दैट, नाउ द मोलिकुलर फॉर्मूला like that of the molecular mass, molecular formula is equal to n multiplied by empirical formula, empirical formula। अब n की वैल्यू क्या आ गई थी 6, एम्पिरिकल फार्मूला क्या गिवन है CH2O। जब आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो मोलिकुलर फार्मूला क्या बन जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला बिकम C6H12O6। so that is the answer। so what is the answer here, B option। so B option is the correct option, that is the C6H12O6। so that is the question number 3। next question number 4, as we all know about the isotopes, so isotopes are those species which have the same atomic number but different mass number। here we have the two isotopes of oxygen, that is the oxygen 16 and the oxygen 18। so the oxygen contain 90% of oxygen 16 and the 10% of oxygen 18। what is their atomic mass? तो atomic mass को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो atomic mass जनरली एवरेज की फॉर्म में लिया जाता है। तो how can you calculate the atomic mass of the oxygen? Atomic mass, what is the atomic mass? Atomic mass is sum or the average of the atomic masses of different isotopes on the basis of their natural abundance। means आप जो atomic mass है O16 का बोलो वो कितना है 16, जो मास नंबर है, तो जो मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उसकी नेचुरल अबंडेंस से 90% है, प्लस सेकंड क्या है 18, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय उसको किससे कर दें उसकी नेचुरल अबंडेंस से, और डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे टोटल नेचुरल अबंडेंस, मींस 90 + 10। ये रेशो की फॉर्म में होती तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 9 जा 144, 0 प्लस ये 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बोलो क्या आ जाएगा आपका 100। तो जब आप इसको सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 4 8 12 4 5 6 and this much divided by 100। so answer is 16.2 is the answer। so C option is the correct option। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास और यू कैन से द एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what is the volume in centimeter cube, centimeter cube means in ml, of 0.1 NaCl required to react completely with 1 gram of the pure calcium carbonate। तो हमने देखो ये रिएक्शन लिखी यहाँ पे, देखो ये CaCO3 प्लस हमने HCl लिखा, आगे हमारे प्रोडक्ट बन जाएगा CaCl2 CaCl2 प्लस Cl2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस टाइप से हमने रिएक्शन को लिख दिया, बैलेंस भी कर दिया, इधर हमने 1 लिख दिया। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर भी आप इसका जवाब निकाल सकते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट के बेसिस के ऊपर भी आप जवाब निकाल सकते हैं। जैसे तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम निकाले दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो इसका क्या निकल जाएगा, क्योंकि तो सॉलिड की फॉर्म में 1 ग्राम, तो गिवन मास तो 1 ग्राम हो गया इसका यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो जो इक्विवेलेंट मास है हम अलग से आपको बता दें, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, कोई सब्सटेंस है तो उसके ऊपर जो चार्ज है। अब जानते हैं कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, तो कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप 2। तो मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का बोलो कितना होता है, अगर आप देखें कैल्शियम का 14 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 जा 48, डिवाइड बाय क्योंकि चार्ज तो वो तो इक्वल ही होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि सब्सटेंस इज ओवरऑल न्यूट्रल, तो डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया आपका 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50।
तो ये आ गया 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास 1 ग्राम है और इक्विवेलेंट मास बोलो हमने कितना निकाल दिया, ये किसका निकाला हमने इक्विवेलेंट मास, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट हम चलते हैं HCl, क्योंकि ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में है तो आप जानते हैं नॉर्मेलिटी का फार्मूला। तो नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और ये किस चीज में दे रखा था, क्योंकि ml में है तो इसलिए हमने ऊपर 1000 लिखा और ये इन ml हमने ले लिया। हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालने हैं, नॉर्मेलिटी गिवन है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय v इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो बोलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ ग्राम, नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है 0.1, वॉल्यूम कितना गिवन है बोलो यहाँ पे, वो तो हमें निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वो तो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो किसके आ गए, आपके HCl के आ गए। तो एक आपका लॉ होता है जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। देखो इसका फायदा यही होता है कि हमेशा आपके कोई भी रिएक्टेंट हो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, जब भी आप इनको रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से रिएक्ट करते हैं कि इनके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो हमेशा सेम रहते हैं, मोल्स अलग हो सकते हैं। जैसे हमने रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल ऑफ HCl के साथ, लेकिन इन टर्म ऑफ द इक्विवेलेंट्स तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। तो बोलो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हमारे कितने आए थे 1/50, इसके इक्विवेलेंट बोलो कितने आ गए, वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे, आपस में बोलो कितने आ गए 0.1 मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय बोलो क्या आ गया 1000। तो ये आपस में इक्वल है। तो जब हम अब v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बोलो क्या निकालेंगे यहाँ से v की वैल्यू, देखो और करके हम यहीं पे लिख देते हैं आगे, तो बोलो क्या आ जाएगा, देखो इस डेसिमल को हटा देते हैं, तो डेसिमल को हटाएंगे नीचे भी देखो आपका 10 आ गया यहाँ पे, तो v इधर ही रह गया, v इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है 10 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये 1000 ये ऊपर चला गया, देखो उधर v यहीं पे रह जाएगा, डिवाइड बाय क्या था उधर 50, तो 0 से 0 कट गई, 5 2 जा देखो 200 आ गया आपका। तो वॉल्यूम कितना आ गया बोलो 200 ml, बोलो कितना आ गया 200 ml। सो v is equal to 200 ml is the answer, that is a D is the right option। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो इस टाइप से आप ध्यान रखें, आप अक्सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगा देते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाने से हमारा जो जवाब है वो बड़ी आराम से निकल जाता है। आप मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर भी ये जवाब निकाल सकते हैं, बट दैट इज द मच मोर यानी इजियर मेथड, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जिसे आप कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ N2, देखो आपके पास देखो ये N2 लिया हमने और ये रिएक्शन हुई, इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द अमोनिया, वो अमोनिया के अंदर देखो कंप्लीट हो गया और ये 3 मोल्स हमने ले लिए। तो साफ साफ दिख रहा है 3 2 जा 6, तो इधर 6 आपका अमोनिया के मोल बनेंगे और ये तभी हो सकता है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की हो। हाइड्रोजन के बोलो कितने हो गए 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल जो वॉल्यूम है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार जो मोल्स का सीधा रिलेशन वॉल्यूम के साथ होता है, जो मोल्स की रेशियो होगी वही वॉल्यूम की रेशियो होगी, तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं कि मोल्स कितने थे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो 3 मोल्स के साथ 9 मोल्स होंगे, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 3 + 9 इज इक्वल टू 12 मोल्स, 12 मोल्स हो गए आपके। और जब रिएक्शन चली उसके बाद अमोनिया के कितने मोल्स बन गए, वो आपके मोल्स बन गए देखो 6 मोल्स। So now what is the ratio between these two? Ratio is simply 2:1 क्योंकि 6 2 जा 12, तो where is the answer? B is the right answer। तो इस टाइप से आप निकाल पाए रेशियो ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल वॉल्यूम। तो रेशियो क्या होगी 2:1, पहले जो रेशियो क्या थी, पहले कितने मोल्स थे 12, बाद में मोल्स कितने हो गए 6 मोल्स हो गए। कोई कहेगा कि सर ये तो वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा था, देखो आप पहले से जानते हैं अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट
अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। तो अगर आप इनको वॉल्यूम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 12 मोल्स का क्या बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर इज टू 6 मोल का क्या बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 22 पॉइंट देखो 4 लीटर। देखो 24 से 24 तो कैंसिल हो जाने, चीज वही रहनी है, आंसर हमारा बोलो क्या आना है 2:1। अगर आप इसको वॉल्यूम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो रेशियो है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैन डाइज इन एन एटमोस्फियर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज, बोलो किस वजह से वो होगा। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, it combines with the oxygen in body to form CO2, it increases the blood pressure, it reduces the organic matter of the tissues, it combines with hemoglobin and make it incapable to combine with O2। तो ये आप सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि रात को जैसे पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे कि जो अंगीठी है उसको जला के और बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो अंगीठी है उसमें जो आप वुड रखेंगे जो जलते रहेंगे अंगारों की फॉर्म में, वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा वो ऑक्सीजन को यूज करती रहती है बर्निंग प्रोसेस में। तो उस एरिया के अंदर उस बंद कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पार्शियल कंबशन होगा फिर, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो CO2 की बजाय CO बनेगा और जो CO बनेगा वो क्या करेगा तो जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये कंबाइन कर जाता है। और हम आपको ये बता दें कि जो अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन काफी बार आ चुका होता है ऐसे ही। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो टेंडेंसी है वो 250 टाइम्स ग्रेटर है। द टेंडेंसी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज 250 टाइम ग्रेटर, 250 टाइम ग्रेटर to combine with hemoglobin, to combine with the HB hemoglobin then O2। O2 के कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टेंडेंसी है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की वो 250 टाइम्स ग्रेटर है। तो 250 टाइम्स के ऊपर आप ऐसे टिक कर देते, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। सो डी इज द राइट आंसर। कि आदमी क्यों मर जाता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि कंपटीशन जब ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में चलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ स्ट्रॉन्ग लिंकेज और ज्यादा टेंडेंसी के साथ ज्यादा एफिनिटी के साथ कर लेता है, इसीलिए फ्री हीमोग्लोबिन इज नॉट अवेलेबल फॉर द कॉम्बिनेशन विद द O2। और इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वो किसके थ्रू होता है, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। अदर मैकेनिज्म भी है बट मेनली थ्रू द हीमोग्लोबिन, तो इसलिए डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH3 एंड मोलर मास इज 30, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम फिर से देख लेते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे एम्पेरिकल मास। सो व्हाट इज द एम्पेरिकल मास ऑफ दैट कंपाउंड। एम्पेरिकल मास इज कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन क्योंकि 3 है तो 3 इज इक्वल टू 15। और मोलर मास कितना गिवन है उस कंपाउंड का, मोलर मास गिवन इज 30। So what is the relation between molar mass and the empirical mass? The molar mass is equal to n multiplied by empirical mass। तो इसलिए what is the value of n here? तो जो n का आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय empirical mass। तो 30 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 15 टू जा 32। तो नेक्स्ट जो रिलेशन है बिल्कुल इसी से कोरिलेटेड, क्योंकि हमें निकालना क्या है मोलिकुलर फार्मूला। तो वो जो मोलर मास लिखा था उसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल मास की जगह एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला
तो मोलिकुलर फार्मूला निकालना है तो n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला पहले से दे रखा है CH3, तो n की वैल्यू 2 थी आपकी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय CH3, so what is the answer here? C2H6 is the answer. So what is the option? D is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक यूनिट। देखो आप सभी जानते हैं जो बेसिक यूनिट होती है पूछा जा सकता है, दीज आर 7 इन नंबर, जैसे मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इन मोल, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल, ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर इन केल्विन, करंट इन एम्पियर, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 and 7th is light intensity. Light intensity. So what is the correct option? Intensity of magnetization. It is not the basic unit. It is not the basic unit. तो ये light intensity आ जाएगी। कैंडेला इसकी यूनिट होगी, कैंडेला। तो जो 7 बेसिक यूनिट सेल होती हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। So that is the right answer. B is the right answer कि ये बेसिक यूनिट सेल नहीं है, ये बेसिक यूनिट नहीं है। This is not the basic unit. Next one, the number of the significant figures in 0.054. तो जो significant figure का मतलब क्या होता है? Significant figure means the total number of digits which has their own significance are called as the significant figures. The total number of the digit which has their own significance called as the significant figures. अब यहाँ पे जो 54 से पहले जो भी जीरो हैं, they have no significance. इन जीरो की कोई यूटिलिटी ही नहीं है, no significance. तो इसलिए जो नॉन जीरो डिजिट हैं ये 5 और 4, इन्हीं की सिग्निफिकेंस है। दीज आर 2 इन नंबर, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, 2 ही डिजिट है। सो बी इज द राइट आंसर। तो जीरो सिग्निफिकेंट कब होती है? वो डिफरेंट रूल्स हैं उसके, रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होती है, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। और डेसिमल की पोजीशन की वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितनी भी जीरो होती हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में हम ये डिफरेंट 10 क्वेश्चन ही स्टडी किए हैं। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन लेके हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर आएंगे। आप हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, हमारी जो हमने स्टार्ट की है हमारी सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, कि आप अपने जितने भी और साथी स्टूडेंट हैं आप उन सभी को कहें कि वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी पार्ट आए उन सभी को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और सभी हमारे इन क्वेश्चन का पूरा फायदा उठा सकें। थैंक यू।